नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं एच राज न्यूज चैनल। चलो करते हैं खबरों की शुरुआत सच्चाई के साथ। लो भाई, कल मुख्यमंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें प्रदेशवासियों को क्या बड़ा तोहफा दिया, महिलाओं के लिए क्या किया, जान लो मुख्यमंत्री जी की लाइव खबर। तो सारे भाण और भैया ने काकेता उताया ने मर्द बीर लुगाया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। तो साथियों सुन लो मुख्य खबर। बकाया ऋण 30,233 करोड़ रुपए था। आंकड़े गवाह हैं कि जहां एक और 2008-9 से लेकर 2014-15 के बीच के 6 वर्षों में सरकारी उपक्रमों का बकाया ऋण 30,233 करोड़ रुपए से बढ़कर 69,922 करोड़ रुपए हो गया था। वहीं 2014-15 से लेकर 2023-24 के बीच की 9 वर्षों की अवधि में सरकारी उपक्रमों का बकाया ऋण बढ़ने की बजाय 1,627 करोड़ रुपए आदरणीय अध्यक्ष जी कम हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सरकारी उपक्रमों के ऋणों पर जबरदस्त नकेल कसी है। माननीय अध्यक्ष जी, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह चमत्कार संभव हो पाया है आदरणीय अध्यक्ष जी श्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प से, जिन्होंने उदय स्कीम को लागू किया है, जिसके अंतर्गत बिजली निगमों के 25,950 करोड़ रुपए के ऋण वर्ष 2015-16 व 16-17 में हरियाणा सरकार द्वारा अपने खाते में ले लिए गए थे। श्री मनोहर लाल जी की इच्छा शक्ति से HSIIDC और HSVP की कार्य प्रणाली में आमूल परिवर्तन किए गए हैं। वर्ष 2023-24 के वास्तविक अनुमानों के हिसाब से हमारे 43 उपक्रमों में से 28 उपक्रम लाभ में हैं, जिन्होंने 1,746 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ आदरणीय अध्यक्ष जी कमाया है। वर्ष 2014-15 में केवल 20 उपक्रम लाभ में थे, जिनका लाभ मात्र 450 करोड़ रुपए था। इसी सच्चाई के चलते मेरा सभी से अनुरोध है कि जब भी कोई नेता जनता को हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए ऋण के बारे में बताए तो यह जरूर स्पष्ट करे कि जब वे सत्ता में थे तो सरकार का ऋण GDP का कितने प्रतिशत था और सरकारी उपक्रमों का ऋण कितना था। आदरणीय अध्यक्ष जी, जहां राजकोष के कुशल वित्तीय प्रबंधन में सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की एक सराहनीय भूमिका होती है, वहीं वे अक्सर अपनी किसी भी स्कीम को बंद नहीं होने देना चाहते। इसलिए मैंने सभी विभागों को विशेष आग्रह किया है कि वे अपनी उन स्कीमों को बंद करें जो अनुपयोगी हो गई हैं, और जहां एक उद्देश्य वाली 2 या 2 से अधिक स्कीमें चल रही हैं उनका वे विलय करें। मुझे खुशी है कि इस बजट में हमने 11 विभागों की 48 योजनाओं का विलय कर दिया है और 20 योजनाओं को समाप्त कर दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा की अर्थव्यवस्था और राजकोष के स्वास्थ्य पर इस दृष्टिपात के बाद अब वर्ष 2025-26 के हरियाणा बजट प्रस्तुतिकरण के ठीक पहले मैं हृदय की गहराइयों से इस महान सदन के सभी सदस्यों का आभार प्रकट करना चाहता हूं। आप सभी ने 3 और 4 मार्च को रेड बिशप पंचकुला में मुझे इस बजट के लिए अनेक बहुमूल्य सुझाव दिए। आपको याद होगा कि मैंने पूरी तल्लीनता से आपके सभी सुझाव सुने थे और उन्हें नोट भी किया था। कुछ सदस्यों द्वारा मुझे लिखित सुझाव भी दिए गए थे। मैं आशा करता हूं कि आप भी आज पूरी तल्लीनता से मेरे हर प्रस्ताव को सुनेंगे। बीच बीच में जब जब आपको किसी प्रस्ताव में अपना सुझाव स्वीकृति हुआ दिखे तो आप उसका स्वागत करें, मुझे अच्छा लगेगा। मेरा विश्वास है कि हर सदस्य को बजट भाषण के अंत तक ऐसे कई अवसर मिलेंगे। इस बजट को बनाने में हम सब ने मिलकर प्रयास किया है। मेरा मानना है कि इसलिए यह बजट तेजस्वी बन पाया है। आप जानते हैं कि मिलकर प्रयास करने को संस्कृत में सहवीर्य करवावहे कहते हैं और प्रभु ऐसा करने पर परिश्रम के विषय या अवधीनक को तेजस्वी करते हैं। इसलिए आइए बजट प्रस्तावों की शुरुआत से पहले शांति मंत्र का हम सब मिलकर के पाठ करें। ओम ओम सहना वनत्तु सहनो वनत्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्वी वदीनात्मस्तु मां द्विषावहे
ओम शांति शांति। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2025-26 के लिए कुल 2,05,017.29 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव करता हूं, जो वर्ष 2024-25 के संशोधित आंकड़ों 1,80,313.57 करोड़ रुपए से 13.7% अधिक है। माननीय अध्यक्ष जी, कृषि व संबंधित प्राथमिक क्षेत्र अध्यक्ष महोदय, कृषि व उससे जुड़ी गतिविधियां हमारे छोटे से प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ की हड्डी हैं और हमेशा रहेंगी। हर किसान की लागत कम करना, उसकी फसलों की पैदावार को हर वर्ष बढ़ाते रहना, हर फसल को एमएसपी पर खरीद की गारंटी देना, उसके खेत की मिट्टी की सेहत अच्छी रखना, उसके पानी की हर बूंद से अधिक उपज लेना, उसे अच्छे बीज, खाद और कीटनाशक उपलब्ध करवाना, उसकी रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करना, प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देना और उसकी आय को लगातार बढ़ाते रहना हमारी सरकार की पिछले 10 वर्षों की तरह इस वर्ष भी परम प्राथमिकताएं रहेंगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, 9 जनवरी को हिसार कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और सहकारिता से जुड़े सैकड़ों किसानों तथा कृषक उत्पादक संगठनों से जुड़े भाइयों और बहनों के साथ लगभग 5 घंटे चले विचार विमर्श में उन्होंने मुझे 161 सुझाव दिए। मुझे खुशी है कि हर वक्ता ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल, ई खरीद पोर्टल, मेरा पानी मेरी विरासत, भावांतर भरपाई, फसल अवशेष प्रबंधन, प्रोत्साहन और प्राकृतिक खेती जैसी हमारी अनेक योजनाओं की भूरी प्रशंसा की तथा इन सभी नवाचारों को आगे बढ़ाने का आग्रह भी किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, उस बैठक के प्राय सभी सुझावों को इस बजट में मैंने किसी न किसी रूप में सम्मिलित करने का पूरा प्रयास किया है। इनमें से 6 नीतिगत सुझावों का मैं पहले वर्णन करना चाहूंगा। सभी किसानों का कहना था कि जहां एक और सरकार उन्हें सस्ती दरों पर अच्छे बीज, खाद और कीटनाशक उपलब्ध कराने में पूरी मेहनत करती है, वहीं हमारे समाज की कुछ काली भेड़ें किसानों को नकली बीज व कीटनाशक बेचकर बर्बाद करने का प्रयास करती हैं। किसानों को इनके चंगुल से बचाने के लिए सदन के इसी सत्र में हम एक बिल लेकर आएंगे। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जिस प्रकार आपने पिछले सत्र में हरियाणा कृषि भूमि लीज बिल को सर्वसम्मति से पारित किया था, उसी प्रकार आप इस बिल को भी सर्वसम्मति से पारित करें। मुझे बताया गया है कि वर्तमान में जो कृषक उत्पादक संगठन एफपीओ एक कंपनी के रूप में पंजीकृत है, उन्हें तो सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, परंतु जो कृषक उत्पादक संगठन एक सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत है, वे इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। इस अंतर को समाप्त करने के लिए हम शीघ्र ही एक नई बागवानी नीति लाएंगे, जिसके तहत मूल्य संवर्धन, भंडारण, प्रौद्योगिकी, मार्केटिंग, प्राकृतिक व जैविक बागवानी को दोनों प्रकार के एफपीओ के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाएगा। गत 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैंने यह घोषणा की है कि ऐसी महिला किसान जो डेयरी स्थापित करने हेतु 1 लाख रुपए तक का ऋण लेती हैं, उनको ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। उनके ब्याज का पूरा भार सरकार वहन करेगी। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभागों की विभिन्न योजनाओं को महिला उन्मुखी बनाया जाएगा एवं किसी भी योजना में भी महिलाओं द्वारा लिए गए पहले 1 लाख रुपए तक के ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, पोषक तत्वों से भरपूर गोबर खाद फसलों के लिए अच्छा उर्वरक होती है। प्रदेश में गोबर खाद को
व्यवस्थित तरीके से व्यापक प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा शीघ्र ही एक नीति बनाई जाएगी। मोरनी हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, जहां किसानों को फसल उत्पादन में विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार शीघ्र ही एक विशेष कार्य योजना बनाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए बकरी और भेड़ की उच्च आनुवंशिक नस्लें जैसे बीटल, सिरोही, मुंजल आदि जो हरियाणा में नहीं पाई जाती हैं, उन्हें हमारे किसानों को उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार आगामी वित्त वर्ष में एक नई योजना की शुरुआत करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कृषि क्षेत्र के लिए वर्ष 2025-26 में जिन महत्वपूर्ण कदमों के लिए बजट प्रावधान किया है, उनमें से केवल 38 के बारे में आपको बताना चाहूंगा। वर्ष 2024-25 के 25,000 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती के लक्ष्य के मुकाबले मैंने इस वर्ष 1 लाख एकड़ भूमि का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही देसी गाय खरीदने के लिए दिए जाने वाले 25,000 के अनुदान को बढ़ाकर 30,000 रुपए किए जाने का मेरा प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी तक कम से कम 2 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को इस योजना का लाभ मिलता था। इस सीमा को घटाकर मैंने 1 एकड़ किए जाने का प्रस्ताव रखता हूं। मैंने लवणीय नमकीन भूमि को पुनर्जीवित किए जाने के चालू वर्ष के 62,000 एकड़ के लक्ष्य को वर्ष 2025-26 में बढ़ाकर 1 लाख एकड़ किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत मैं धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को मिल रही अनुदान राशि 7,000 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव रखता हूं। साथ ही जो ग्राम पंचायतें अपनी काश्त लायक भूमि को धान उगाने के लिए पट्टे पर देने की बजाय खाली छोड़ेंगी, उन्हें भी अब यह प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सभी जानते हैं कि धान की सीधी बिजाई में 20% से 30% तक कम पानी लगता है। धान की ऐसी बुआई अर्थात DSR की अनुदान राशि अभी 4,000 प्रति एकड़ है। मैं इसे बढ़ाकर 4500 रुपए प्रति एकड़ का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, धान की पराली का प्रबंधन करने वाले किसान को अभी 1,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान राशि मिलती है। इसे बढ़ाकर मैं 1,200 रुपए प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव करता हूं। प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में यूरिया और DAP की उपलब्धता के बावजूद कभी कभी स्थानीय स्तर पर इनकी कमी देखने को मिल जाती है। किसानों के सुझाव के अनुरूप उर्वरक के तर्क संगत प्रयोगों के लिए मैं इनकी बिक्री को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से जोड़े जाने का प्रस्ताव रखता हूं। इससे नैनो यूरिया तथा नैनो DAP को बढ़ावा देने में भी सहायता मिलेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, फसलों को एक गेट पास जारी करने की पिछले खरीफ में शुरू की गई प्रथा को अब सभी फसलों पर लागू किया जाएगा। ई नाम के साथ संपूर्ण एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए सभी मंडियों का नवीनीकरण किया जाएगा। गन्ने के घटते क्षेत्रफल और मैनुअल कटाई के लिए श्रमिकों की उपलब्धता की कमी से निपटने के लिए गन्ने की मशीन से कटाई कराए जाने के लिए हार्वेस्टर पर सब्सिडी दिए जाने का मैं प्रस्ताव करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी प्रदेश में केवल 4 बीज परीक्षण लैब हैं जो करनाल, पंचकुला, सिरसा व रोहतक में स्थित हैं। अगले वित्त वर्ष में हरियाणा बीज प्रमाणीकरण एजेंसी द्वारा शेष 18 जिलों में भी एक ऐसी बीज परीक्षण लैब स्थापित की जाएगी। प्रदेश में आज बागवानी के 11 उत्कृष्टता केंद्र कार्य कर रहे हैं और 3 अन्य केंद्र निर्माणाधीन हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में अंबाला, यमुनानगर व हिसार में क्रमशः लीची, स्ट्रॉबेरी और खजूर के लिए 3 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 दिसंबर 2024 को महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। मुझे खुशी है कि इसके मुख्य परिसर का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। यह विश्वविद्यालय उपरोक्त सभी 14 उत्कृष्टता केंद्रों को बागवानी विज्ञान केंद्रों के रूप में विकसित करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, बागवानी में
क्षेत्रीय विशिष्ट अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चांदसौली अंबाला में बागवानी विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए बागवानी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन मेरे द्वारा इसी वर्ष 20 जनवरी को किया गया। वर्ष 2025-26 में दक्षिणी हरियाणा के पलवल जिले में एक ऐसा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। अभी बागवानी मिशन प्रदेश के 19 जिलों में चल रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में मेरा बाकी बचे हुए 3 जिलों नामतः फरीदाबाद, रेवाड़ी और कैथल में भी इसे लागू करने का प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसके अतिरिक्त सभी 22 जिलों में 400 बागवानी क्लस्टर्स के माध्यम से तथा जापान सरकार की सहायता से अगले 9 वर्षों में 2738 करोड़ रुपए की लागत से एक नया सतत सस्टेनेबल बागवानी प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 में मैंने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए 138 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। मैंने 3 उभरती हुई गतिविधियों मशरूम, कंपोस्ट और कंपाउंड हाईटेक हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स तथा एफपीओ द्वारा बनाए गए 20 किलोवाट से अधिक लोड वाले कोल्ड स्टोरों को 7 रुपये 50 पैसे के बजाय अब 6 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली देने का निर्णय किया गया है। इस हादसे से हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग को आदेश देकर एक नई कैटेगरी बनाई जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में अभी कुछ फसलों के लिए ही इंटर क्रॉपिंग की सुविधा दी जाती है। यह सुविधा अगले वित्त वर्ष से सारी फसलों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा सरकार द्वारा 2600 करोड़ रुपए की लागत से गन्नौर में बनाई जा रही अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। इसके पहले चरण में 400 दुकानों के लिए 5 सेट तथा उनके लिए सभी मूलभूत सुविधाएं आगामी नवंबर तक पूरी कर ली जाएंगी। यह आधुनिक मंडी किसानों को सस्ती दरों पर बेहतर मूल्य, उन्नत भंडारण और कोल्ड स्टोर की सुविधाएं प्रदान करेंगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किसानों का सीधा जुड़ाव होने से कृषि उत्पादकों का निर्यात भी बढ़ेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं गुरुग्राम में फूलों की खरीद और बिक्री के लिए एक अत्याधुनिक एवं वातानुकूलित फूल मंडी की स्थापना करने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, गांव मनेठी, जिला रेवाड़ी में मार्केट कमेटी द्वारा एक उपयार्ड बनाए जाने का प्रस्ताव भी मैं रखता हूं। प्रदेश में हरियाणा राज्य भंडारण निगम द्वारा बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हिसार एयरपोर्ट में एयर कार्गो के लिए एक गोदाम बनाया जाएगा, जिसके लिए इसे 5 एकड़ भूमि तथा विमानों की पार्किंग, मरम्मत व रखरखाव के लिए 4 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा राज्य भंडारण निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3 लाख मीट्रिक टन के नए गोदाम व यमुनानगर में आधुनिक तकनीक का 1 लाख टन की क्षमता का एक साइलो भी बनाया जाएगा। हैफेड भारत सरकार की पीईजी योजना के तहत 30 लाख मीट्रिक टन की नई भंडारण क्षमता उपलब्ध कराया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, दक्षिणी हरियाणा में सहकारी क्षेत्रों की सबसे बड़ी आधुनिक सरसों तेल मिल जिला कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी के तेल मिल की स्थापना सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपी मोड के तहत सुनिश्चित की जाएगी। देसी सांड के वीर्य की लिंग आधारित छिटाई के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की मदद से हिसार में शुक्राणु छिटाई प्रयोगशाला बनाए जाने का मैं प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं गौ सेवा आयोग के तहत 1000 तक पशुओं वाली गौशालाओं को एक ई रिक्शा तथा 1000 से अधिक पशुओं वाली गौशालाओं को 2 ई रिक्शा उपलब्ध कराए जाने और गौशालाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए पंजीकृत गौशालाओं में 51 सेट बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के रूप में दिए जाने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोगों की आस्था व गौ प्रेम को बनाए रखने के लिए हर जिले में एक नया गौ अभ्यारण्य बनाने का भी मेरा प्रस्ताव है, ताकि बेसहारा गौ वंश को व्यवस्थित तरीके से सुरक्षित किया जा सके। माननीय अध्यक्ष जी, पशुपालक किसानों को पशु बीमा योजना के तहत एक किसान को
अभी अधिकतम 5 पशुओं के बीमे की सीमा है, मैं इसे बढ़ाकर 10 पशुओं तक किए जाने का प्रस्ताव रखता हूँ। मैंने 60 करोड़ रुपए की लागत से सभी पशु चिकित्सा संस्थाओं में दवाइयों व उन्नत डायग्नोस्टिक उपकरणों जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड लगाने के लिए मैंने प्रस्ताव किया है। ये सेवाएं पशुपालकों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, सफेद झींगा के उत्पादन की लागत कम करने के लिए सोलर लगाए जाने पर दिए जाने वाले अनुदान की 10 किलोवाट की सीमा को बढ़ाकर 30 किलोवाट करने का भी मेरा प्रस्ताव है। मैं सिरसा और भिवानी में सफेद झींगा व मछली के पालन को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव रखता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 70 करोड़ रुपए की आवंटन प्रोत्साहन राशि सहकारी दुग्ध उत्पादकों को दूध भुगतान के साथ ही दी जाएगी। वर्तमान में हरियाणा डेयरी विकास सहकारी परिसंघ प्रतिदिन औसतन 4.75 लाख लीटर दूध की खरीद करता है। वित्त वर्ष 2025-26 में इसे 15% बढ़ाकर प्रतिदिन औसतन 5.45 लाख लीटर करने का लक्ष्य रखा गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के हर ब्लॉक में एक दूध संग्रह केंद्र तथा प्रत्येक जिले में एक शीतलन केंद्र विकसित किया जाएगा। किसानों की पैक्सों की तरफ बकाया जात की समस्या के समाधान के लिए एक मुश्त निपटान योजना लाए जाने का मैं प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, गर्व की बात है कि 2021-22 में शुरू की गई हरित स्टोर नामक योजना के तहत 1250 स्टोर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में खुल चुके हैं, जिनमें से 758 दुकानें के माध्यम से कुल लगभग 1000 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ है। मैं वर्ष 2025-26 में अतिरिक्त 750 हरित स्टोर खोलने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में हरियाणा डेयरी विकास सहकारी परिसंघ 638 वीटा दूध के बूथ संचालित करता है। वर्ष 2025-26 में ऐसे 350 नए वीटा बूथ खोले जाएंगे। हिसार में आदरणीय अध्यक्ष जी, हिसार में अमरूद के लिए अत्याधुनिक प्रसंस्करण व पैकेजिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। सिरसा में किन्नू उत्पादक किसानों के लिए हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री कारपोरेशन व हरियाणा डेयरी विकास शहरी परिसंघ संयुक्त रूप से एक जूस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, समय के अभाव के चलते माननीय सदन के समक्ष केवल कुछ चुनिंदा प्रस्तावों के बारे में ही बताया है। विभाग की सभी योजनाओं के प्रस्तावों के लिए वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में कृषि एवं किसान कल्याण की आवंटित राशि को 19.2% से बढ़ाकर 4229.29 करोड़ रुपए, बागवानी विभाग की आवंटित राशि 95.50% से बढ़ाकर 1068.79 करोड़ रुपए, पशुपालन विभाग की आवंटित राशि को 5.9% से बढ़ाकर 2083.43 करोड़ रुपए, मत्स्य पालन विभाग की आवंटित राशि को 144.40% से बढ़ाकर 218.76 करोड़ रुपए, सहकारिता क्षेत्र की आवंटित राशि को 58.80% से बढ़ाकर 1254.57 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, सुशिक्षित हरियाणा इस बजट को बनाते समय क्षेत्रीय एवं विभागीय सोच से ऊपर उठकर आम हरियाणा के लिए 2 सबसे महत्वपूर्ण विषयों पर मैंने विशेष रूप से ध्यान दिया है। ये विषय हैं शिक्षा तथा स्वास्थ्य। यदि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है तो शिक्षा और स्वास्थ्य इसकी 2 बाजुएं हैं। मेरा मानना है कि विकसित हरियाणा के हमारे संकल्प की सिद्धि में सुशिक्षित तथा स्वस्थ समाज का
सबसे बड़ा योगदान रहेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा में हर शिशु, हर किशोर, हर किशोरी, हर युवा और हर युवती को अत्याधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिले, इसे लेकर 13 जनवरी को कुरुक्षेत्र में युवाओं के साथ, 20 जनवरी को पंचकुला में महिलाओं के साथ और 5 मार्च को चंडीगढ़ में शिक्षाविदों के साथ की गई बजट पूर्व परामर्श बैठकों में मुझे अनेक सुझाव मिले हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अनुरूप बनाने तथा राज्य के सभी राजकोषीय विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता देश में सर्वश्रेष्ठ बनाने के उद्देश्य से इस बजट में किए गए केवल 27 नए प्रस्तावों का मैं यहाँ वर्णन करना चाहता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश में आज 197 राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालय कार्य कर रहे हैं। बहु स्थानों से मुझे आम जन की मांग मिलती है कि उनके इलाकों में भी ऐसे विद्यालय खोले जाएं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य में हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक नया मॉडल संस्कृत स्कूल खोला जाएगा। इससे डबवाली, नारनौल, नांगल चौधरी, सिवानी, हिसार, भट्टूकला, गुल्ला और पेवा जैसे कई ब्लॉकों के विद्यार्थियों को मॉडल संस्कृत स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने प्रत्येक जिला में एक राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखा है। ऐसे पुनर्गठन के लिए हरियाणा खेल विश्वविद्यालय राई, हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी व शिक्षा विभाग द्वारा सामूहिक प्रयास किए जाएंगे। इसी तरह मैंने प्रत्येक जिला में एक राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी इन स्किल्स के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव भी रखा है। ऐसे पुनर्गठन के लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल, हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी व शिक्षा विभाग द्वारा सामूहिक प्रयास किए जाएंगे। जिला अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ में कुल 12 स्कूल दोहरी पाली में चल रहे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में इन विद्यालयों में आवश्यकतानुसार आधारभूत ढांचा तैयार कर इन्हें एकल पाली में चलाए जाने का मेरा प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष जी, यदि यह प्रयोग सफल होता है तो वर्ष 2026-27 से बाकी जिलों के दोहरी पाली में चल रहे स्कूलों को भी इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा। छोटी कक्षाओं से ही विद्यार्थियों की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषयों में रुचि बढ़ाने तथा इनमें उनके कौशल को विकसित करने के लिए प्रदेश के 13 जिलों में स्थित 50 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में एक अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जा चुकी है। वित्त वर्ष 2025-26 में 615 अन्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में एक नई विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित स्टेम लैब स्थापित की जाएगी। इस प्रकार एक भी जिला इनसे अछूता नहीं रहेगा। इनमें 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग व AI जैसी आधुनिक तकनीकों की शिक्षा भी दी जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, यह चिंता का विषय है कि अभी तक अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड दोनों में हरियाणा का प्रतिनिधित्व बहुत कम रहा है। राजकीय विद्यालयों में तो इन प्रतियोगिताओं के बारे में रुचि न के बराबर है। मेरा मानना है कि हमें इन दोनों प्रतियोगिताओं में हरियाणा के प्रतिभावान विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। जैसे खेल प्रतिस्पर्धाओं में हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीत कर लाते हैं, कोई कारण नहीं है कि गणित ओलंपियाड में वे ऐसा न कर पाएं। अतः प्रदेश के विद्यार्थियों में गणितीय सोच को बढ़ावा देने के लिए 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हर वर्ष हरियाणा मैथ ओलंपियाड आयोजित कराई जाएगी। इससे राजकीय और निजी दोनों प्रकार के विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः 1 लाख रुपए
51,000 रुपए तथा 25,000 रुपए की समान राशि प्रदान की जाएगी करने का मेरा प्रस्ताव है। चौथे से लेकर के 100वें स्थान प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए यह राशि 10,000 रुपए होगी। ये आदरणीय अध्यक्ष जी, स्टेम को बढ़ावा देने के ही उद्देश्य से 6ठी से 12वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को इसरो, DRDO तथा भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र जैसे तकनीकी संस्थानों का भ्रमण कराया जाएगा ताकि उन्हें उन्नत तकनीकों का प्रत्यक्ष अनुभव मिल सके। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज वैश्विक व्यवस्था में अधिक से अधिक भाषाओं के ज्ञान का बहुत महत्व है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप वित्त वर्ष 2025-26 में 9वीं तथा 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में तीसरी भाषा को शामिल किया जाएगा। राजकीय विद्यालयों में इच्छुक विद्यार्थियों को फ्रेंच भाषा पढ़ाने के लिए फ्रांस सरकार ने हमारे अध्यापकों को गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण में सहयोग देने का वायदा किया है। शीघ्र ही हम उनके साथ इस आशय का MOU साइन करेंगे। 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट पर 10 वर्षों के प्रश्न पत्र तथा मॉक टेस्ट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, अपना स्टार्टअप बनाने की इच्छा विद्यार्थियों में प्रबल करने के उद्देश्य से शैक्षणिक सत्र 2025-26 से हर जिले में उद्यमिता प्रतियोगिताएं आयोजित करने और चयनित टीमों को उनके विचार को व्यावसायिक मॉडल में परिवर्तित करने के लिए 1 लाख रुपए राशि दिए जाने का भी मेरा प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की सुरक्षा के हित में हर PNCD स्कूल, मॉडल संस्कृत स्कूल तथा हर क्लस्टर स्कूल कुल मिलाकर 1497 राजकीय विद्यालयों में सुरक्षा, निगरानी व अनुशासन के लिए CCTV कैमरे लगाए जाने का प्रस्ताव भी रखता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी 197 राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालयों एवं सभी 250 PNCD विद्यालयों में पुस्तकालयों का निर्माण करने तथा इन्हें स्कूल समय के उपरांत सामान्य जन के उपयोग के लिए भी खुला रखने का मेरा प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष जी, बुनियाद कार्यक्रम वर्ष 2022-23 में 9वीं तथा 10वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों की बुनियादी समझ को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था ताकि वे देश और प्रदेश स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार हो सके। 103 ऑनलाइन केंद्रों के माध्यम से हर वर्ष करीब 6,000 विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया जाता है। विद्यार्थियों और अभिभावकों की बढ़ती हुई रुचि और आग्रह पर 2025-26 शैक्षणिक सत्र से 4 जिलों नामता, गुरुग्राम, हिसार, कुरुक्षेत्र व पानीपत में इसे ऑफलाइन माध्यम से भी शुरू किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा सरकार के हर विभाग के प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों द्वारा हर महीने एक दिन किसी न किसी राजकीय विद्यालय में जाकर समय लगाना अनिवार्य किया जाएगा। वे इस दिन कम से कम 2-3 घंटे अपनी रुचि के विषय तथा अपने विभाग के प्रकल्पों पर विद्यार्थियों से चर्चा करने के साथ साथ उनकी कैरियर काउंसलिंग भी करेंगे। ये भी मैंने प्रस्ताव किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम हरियाणा को उच्चतर शिक्षा के लिए एक वैश्विक अध्ययन गंतव्य बनाना चाहते हैं। इस लक्ष्य को सामने रखते हुए मैंने वर्ष 2025-26 में राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालयों की तर्ज पर हर जिले में एक राजकीय महाविद्यालय को मॉडल संस्कृत महाविद्यालय के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया है। इन आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों में उत्कृष्ट शैक्षिक मानक, समर्पित शिक्षण सुविधाएं और विद्यार्थी कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, उच्चतर शिक्षा की आत्मा अनुसंधान एवं शोध कार्य में बसती है। इस और अभी तक तुलनात्मक कम ध्यान दिया गया है। अतः मेरा हरियाणा के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों एवं अध्यापकों द्वारा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आवंटन से हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष बनाए जाने का प्रस्ताव मैं रखता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी महाविद्यालयों के स्टेम पाठ्यक्रमों में
लड़कियों की संख्या बहुत कम है। इस हालात को बदलने के लिए मैं कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखता हूं। इसके अंतर्गत विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 1 लाख रुपए वार्षिक तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा सरकार के सभी राजकीय महाविद्यालयों में पहले से ही सभी लड़कियों के लिए स्नातक स्तर तक ट्यूशन फीस माफ है। मेरे ध्यान में लाया गया कि कुछ राजकीय महाविद्यालयों के प्रांगण में स्थित महाविद्यालयों में ऐसा नहीं है। ऐसे महाविद्यालयों में बीएससी कोर्सेज में पढ़ रही उन लड़कियों की ट्यूशन फीस माफ करने का मैं प्रस्ताव रखता हूं, जिनके परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उद्योग एकेडमिक भागीदारी को अनिवार्य किया जाएगा ताकि युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़े। कम से कम 10% पाठ्यक्रमों को सीखते हुए कमाए मॉडल में परिवर्तित किया जाएगा, जहां उद्योगों के साथ मिलकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के तहत चयनित प्रत्येक विद्यार्थी को 6,000 का मासिक मानदेय मिलेगा। इस पहल को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए मैंने 36 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। माननीय अध्यक्ष जी, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए NSQF अनुमोदित प्रमाण पत्रों और श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्रों को प्रदेश में सभी रोजगार अवसरों के लिए मान्य किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, व्यावसायिक शिक्षा को अधिक लचीला बनाने के लिए क्रेडिट पोर्टेबिलिटी प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे उनके अर्जित क्रेडिट को उच्च शिक्षा में भी मान्यता दिलाई जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, विश्व कौशल ओलंपिक में हरियाणा के पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए तक का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। यदि वे स्वयं अपना व्यवसाय शुरू करना चाहें तो सरकार द्वारा 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। यदि वे उद्यमिता में रुचि नहीं रखते तो उन्हें हरियाणा के स्कूलों, ITI, पॉलिटेक्निक और कॉलेजों में कौशल प्रशिक्षक के रूप में रोजगार दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री कौशल पदक सम्मान विजेता नाम की इस नई पहल का उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास के प्रति प्रेरित करना और राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना नामक एक अन्य नई योजना के तहत राज्य के स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के 2000 विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित उद्योगों और कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस दौरान उन्हें हर माह 10,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। इस पहल से शैक्षणिक ज्ञान और व्यवहारिक कौशल के बीच का अंतर कम होगा और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा के सभी राजकीय शैक्षणिक संस्थानों के पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं को आम जन के लिए भी खोला जाएगा। इससे वे अपनी ज्ञानवर्धन की इच्छा को पूरा कर सकेंगे और नवाचार व उद्यमशीलता के लिए संसाधनों का उपयोग कर पाएंगे। यह पहल राज्य में शिक्षा और नवाचार को लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम सिद्ध होगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, यह हर्ष की बात है कि हमारे सरकारी तकनीकी संस्थानों से पढ़ने वाले बच्चों की मांग देश में व विदेश में बढ़ रही है। इसलिए राज्य सरकार के नीलोखेड़ी, करनाल और पन्नीवाला मोटर सिरसा में स्थित 2 इंजीनियरिंग संस्थानों को हरियाणा प्रौद्योगिकी संस्थान HIT में अपग्रेड किए जाने का मैं प्रस्ताव रखता हूं। आज प्रदेश में कई बहुतकनीकी संस्थान हैं। इन सब में प्रतिस्पर्धा की भावना को जागृत करने के लिए एक पुरस्कार योजना शुरू की जाएगी, जिसमें विभिन्न मापदंडों जैसे कि प्लेसमेंट, परीक्षा परिणाम, मशीनरी व उपकरणों की उपलब्धता, स्टाफ की स्थिति, अनुशासन, खेल आदि के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान को 50 लाख, द्वितीय स्थान
पाने वाले संस्थान को 25 लाख रुपए तथा तृतीय स्थान पाने वाले संस्थान को 10 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समय के अभाव के चलते इस माननीय सदन के समक्ष केवल कुछ चुनिंदा प्रस्तावों के बारे में मैं ही बताया है। विभाग की सभी योजनाओं के प्रस्तावों के लिए वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में स्कूल शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 8.10% से बढ़ा करके 17,848.70 करोड़ रुपए, उच्चतर शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 9.90% से बढ़ाकर 3,874.09 करोड़ रुपए, ITI विभाग को आवंटित राशि को 16.68% से बढ़ाकर 574.03 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूं।